देखिएगा, गणित विषय में जो 30 नंबर के ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, पहला ये आपका पहली संख्या गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा। ये इसमें 4 प्रोडक्टें हैं और 4 में से अगर एक भी आपको ज्ञात है तो शेष प्रोडक्ट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपके खाली स्थान में पूछा जा सकता है ना। ये ऐसा लिख देंगे और एक कोई सा भी आपको ये हटा देंगे और पूछ लेंगे बताओ यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको लघुत्तम समापवर्ती लसा लिखना है ना। तो लसा और मसा का गुणनफल पहली और दूसरी संख्या के बराबर होता है ना। ये आपका एक नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है ना। इसके बाद में जो है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, है ना। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है ना। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट अगला हम लेते हैं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2, है ना। यदि a1/a2 इज इक्वल v1/v2 बट नॉट इक्वल c1/c2, तब स्थिति क्या बनेगी? तब समीकरण निकाय या समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म या निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण निकाय का कोई हल, ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। और यदि a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2 हो, तो समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। अगर ये वाली कंडीशन आती है, ये a1/a2 बराबर है v1/v2 बराबर है c1/c2, तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं। देखो, ये वाली स्थिति जब होती है ना, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है ना। और अद्वितीय हल होता है तो जो रेखाएं वो कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं अद्वितीय हल होता है तथा रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, तथा रेखाएं
प्रतिच्छेदी होती है। ये वाली कंडीशन होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? तथा रेखाएं, ऐसा लिखो, तथा रेखाएं समांतर होती हैं। और यदि ये वाली कंडीशन होती है तब रेखाएं समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती होती हैं, है ना? देखो इसमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में अद्वितीय हल होता है, नंबर 1 में हल होता है, नंबर 2 में हल नहीं होता है। देखो यहाँ लिखा हल नहीं होता है। और नंबर 3 में हल, नंबर 3 में भी हल होता है। तो इन दोनों स्थिति में हल संभव है। समीकरण युग्म या समीकरण निकाय के हल संभव है। इसलिए 1 और 2 जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म 1 व 2 संगत है। क्या है? इनको संगत कहते हैं। समीकरण 1 और 3, 1 और 3 को संगत कहते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में, 1 की जो कंडीशन है उसमें समीकरण युग्म का हल होता है, और जो कंडीशन 3 है इसमें भी समीकरण युग्म का हल होता है। ये हल होता है। तो जिसमें हल होता है वह समीकरण युग्म संगत होते हैं, और 2 में कोई हल नहीं होता है। जिसमें हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं। तथा, है ना, तथा समीकरण युग्म 2 असंगत है। असंगत है, इसे हम असंगत कहेंगे। चल अब देखिएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिक्रिमिनेंट, अगर आपको वर्ग समीकरण दे दिया जाए और उसका डिक्रिमिनेंट या विविक्त कर निकालने को कहा जाए तो विविक्त कर निकालने का ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, और इसमें ABC का मान रख दोगे तो D का मान निकल जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ग समीकरण के हल काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, है ना, तो वो उसके लिए फिर इसकी कंडीशन से देखना पड़ेगी। नंबर 1 कंडीशन, अगर D बराबर 0 हो तो क्या स्थिति बनेगी। नंबर 2, D बड़ा है 0 तो क्या स्थिति बनेगी। और D छोटा है 0, D छोटा है 0 तो क्या स्थिति बनेगी। तो नंबर 1 बात कि D बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक बराबर, मूल कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे, पुनरावर्त होंगे, मूल पुनरावर्त या बराबर और वास्तविक होंगे।
अगर ये वाली कंडीशन बनती है डी इज ग्रेटर देन 0 तो द्विघात समीकरण के मूल असमान और वास्तविक, और ये वाली कंडीशन बनती है तो द्विघात समीकरण के मूल के मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, है ना। के मूल काल्पनिक होते हैं, ये कंडीशन में ऐसा होता है। यहाँ तक आ गए अपन, है ना। अब हम बात करेंगे वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए, है ना, के लिए मूल अल्फा व बीटा हैं। तब देखो मूलों का योगफल होता है -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, है ना। ये इसका सूत्र है जो हमने आपको लिखा दिया, ठीक है। अब श्री धराचार्य विधि या सूत्र विधि भी कहते हैं। सूत्र विधि होती है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, ये आपकी ठीक है, ये सूत्र हो गया आपका, है ना। हाँ। अब अपन आ जाते हैं क्षेत्रमिति पे। लिखो क्षेत्रमिति वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, है ना। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर थीटा बटे 360,
वृत्त के चार की लंबाई 2 पाई r थीटा बटे 360 है ना। चलो अब आ जाते हैं अपन घनाभ। घनाभ का आयतन ABC। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 कोष्टक में C। घनाभ के विकर्ण लंबाई A का वर्ग B का वर्ग घन का आयतन 1/3। घन का आयतन 1/3। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। लंबाई घन के विकर्ण की लंबाई हमें निकालना है भैया। ये देखिए घन के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी आपकी A√3 है ना। चलो घन हो गया। अब हम बात करेंगे बेलन है ना। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाया²। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h। बेलन का पाया कोष्टक में r+h। बेलन हो गया। बेलन के बाद ले लो शंकु। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 है ना। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। चलो शंकु का आयतन हो गया। शंकु के बाद में अब हम बात करेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ IRL। शंकु का संपूर्ण
पृष्ठ आई आर कोष्टक में आर प्लस एल शंकु हो गया। बोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। गोले का पाई आर स्क्वायर। चलो यहाँ तक आगे, है ना, गोले तक आगे, अर्ध गोले तक अभी आ गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पी ए प्लस पी बी बराबर 1, पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, है ना। एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। मोड बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरा में H। ये इसका सूत्र मैंने आपको बताया, ये बहुलक का सूत्र है ना, माध्यिका का सूत्र ही बता देता हूँ। माध्यिका का सूत्र होता है एम ई बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। इसका सूत्र, ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। इस तरीके से माध्यिका ज्ञात की जाती है ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। इसको अपन हिंदी में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलो अब इसके बाद में हम लेते हैं, ये हो गया हमारा, इस
उसके बाद आप लीजिए 85 ट्रिग्नोमेट्री बाकी रहेगी। देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, वो हो जाता है कर्ण बटे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। चलो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार हो जाता है सेक थीटा। चलो टेन थीटा लंब बटे आधा, और थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। देखो टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। चलो सर्व समीकरण लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, कास उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है नहीं, उधर गया माइनस का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो कास स्क्वायर थीटा बराबर, अब साइन उठ के उधर जाएगा, साइन उधर गया माइनस का हो गया, एक और सूत्र बन गया। चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये एक उठ के उधर गया तो माइनस का 1, है ना, और क्या संभव है, और ये भी संभव है, जैसे ये क्या है, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा, टेन उठ के इधर आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या रह गया, बराबर में 1। इस तरीके से भी बनता नया फार्मूला, इधर भी ले लो आप चाहो, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसको ऐसा ले लो कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ये काट उठ के उधर गया, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इधर है गया आपका अकेला एक, है कि, या फिर एक तरीका और हो सकता है, कॉट को यहीं रहने दो, काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये एक है, इस एक को उठा के उधर ले जाओ, माइनस का 1, ये भी एक तरीका हो सकता है ना। देखो साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, देखो साइन कोसेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा, और कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा, फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस
1/cos थीटा, और cos थीटा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा, ये बराबर ये होता है। चलिए देख लो आप, इसके आगे चलते हैं प्रोसेस में। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, टेन 45 डिग्री का मान 1, कॉट 45 डिग्री का मान 1, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान भी 1 होता है ना। चलिए इसके बाद में आते हैं अगला है हमारा टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, कॉट 30 का मान कितना होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है √3, कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, है ना। ये भी आपको नोट करना है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपको बताए। ये आपके सूत्र भी हैं और सवाल भी इनसे होते